आइए, हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर एस.के. इलियास साहब, वेलफेयर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप अपने पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के दौरे के लिए अकोला आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि उनसे कुछ बात करें। डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि आप देश में बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, छोटी मोटी और भी पार्टियां हैं जो राज्य की पार्टियां हैं, आप अपनी वेलफेयर पार्टी को एक विकल्प के रूप में देश की जनता के सामने कैसे पेश करेंगे? देखिए, इस वक्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत में 1200 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। जब हमने अपनी पार्टी रजिस्टर करवाई थी आज से 2 साल पहले, हमारी 1201वीं पार्टी थी। जाहिर बात है कि ये सवाल उस वक्त भी लोग सामने था और आज भी है कि एक नई पार्टी की जरूरत क्यों महसूस किया, और ये पार्टी जितनी पार्टियां ऑलरेडी मौजूद हैं उनसे किस तरह डिफरेंट होगी, किस तरह अलग होगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो यानी नेशनल लेवल की पार्टियां हों या राज्य स्तर की पार्टियां हों, ये जितनी पार्टियां हैं, इन पार्टियों को अगर आप देखेंगे तो ये पार्टियां देश की आम जनता के हित में नहीं काम कर रही, बल्कि कुछ पूंजीपति लोग हैं, कुछ सरमाएदार लोग हैं, कैपिटलिस्ट हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हों, मुल्क के लोग हों या मुल्क के बाहर के लोग, मल्टीनेशनल कंपनीज हों, उनके हित में काम कर रही है। उनके वफाद में हमारे मुल्क की पॉलिसी बनती है। देश में विकास हो रहा है, देश में उन्नति हो रही है, लेकिन इस विकास का लाभ जो है आम जनता को नहीं पहुंचता है, ये पूंजीपतियों को पहुंच रहा है। तो एक बात तो यह है कि आम जनता अभी भी मसाइल से जूझ रही है। हमारे मुल्क में अगर आप देखेंगे तो बीपीएल लेवल से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोग 30 से 40 करोड़ की तादाद में है। अभी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की जो अर्जुन सिंह गुप्ता कमेटी है, उसने ये बताया कि 80% लोग ऐसे हैं देश में जिनकी यौमिया आमदनी यानी पर डे डेली इनकम जो है 20 रुपए से भी कम है। तो ये जो विकास हो रहा है, ये जो उन्नति हो रही है, इसका लाभ किसको पहुंच रहा है? इसका लाभ सिर्फ यहाँ के पूंजीपतियों को पहुंच रहा है, और हमारी जितनी पार्टियां हैं इनसे पैसा लेती हैं और उनके मुफाद में काम करती है। तो एक बात तो यह है कि आम जनता आज भी परेशान है, आज भी उसके जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, लाइवलीहुड के जो प्रॉब्लम्स है, वो हल नहीं हो रहे। दूसरी चीज जो पिछले चंद सालों से हमें देखने को मिल रही है कि ये तमाम की तमाम पार्टियां देश की दौलत को लूटने का काम कर रही है। आप देखिए कि कितने बड़े बड़े घोटाले और स्कैंडल एनडीए के जमाने में भी हुए थे। जो पार्टी ये कहकर आई थी कि हम पार्टी विद डिफरेंस की बात कही थी, हम एक दूसरी पार्टी है, अलग है पार्टी, लेकिन महसूस ये हुआ कि वो भी अलग नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम जो विदेशी जो मामला है इसको खत्म करके स्वदेशी का नारा उन्होंने दिया था, लेकिन हमने देखा कि जब वो पावर में आए तो उन्होंने जितना विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोले हमारे देश के, उससे पहले शायद इतने बड़े पैमाने पर दरवाजे खुले नहीं थे। तो जो इंपीरियलिस्टिक फोर्सेज हैं, देश की बाहर की ताकतें, अब चोर दरवाजे से हम फिर एक बड़ी गुलामी को अपने यहाँ बुला रहे हैं। पहले हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, बाहर की ताकतों को बाहर निकाला देश से, 1947 में हम आजाद हुए, लेकिन हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारा देश एक बार फिर गुलामी के उसमें जा रहा है, और ये गुलामी जिस नौइयत की होगी वो आर्थिक गुलामी होगी। जी, हम ये देखते हैं कि बहुत सी ऐसी सियासी पार्टियां हैं जो मुल्क में मजहब के नाम को, भाषा के नाम को लेकर सियासत कर रही। तो क्या आपने ऐसा कोई एजेंडा सेट किया है या आप इश्यूज को लेकर इस मुल्क में जो सियासत करना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने ये बात कही कि हम वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे। जब हम मूल्यों पर आधारित राजनीति की बात करते हैं तो उससे हमारी मुराद ये होती है कि हम लोगों को भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जबान और कल्चर के आधार पर बांटेंगे नहीं। हम देश के अंदर दरारें पैदा नहीं करना चाहते हैं। जैसा कि हमारी पार्टियां वोट बैंक बनाने के लिए लड़ाओ और हुकूमत करो के अंग्रेजों के फॉर्मूले को अख्तियार करती है, ये फॉर्मूला हम नहीं अख्तियार करने वाले। इस पार्टी के दरवाजे हर जात के लोगों के लिए, हर धर्म के लोगों के लिए, हर भाषा के बोलने वालों के लिए, किसी भी इलाके में रहने वालों के लिए, किसी भी प्रांत में रहने वाले आदमी के लिए इसके दरवाजे खुले हुए हैं। ये पार्टी मूल्यों पर आधारित राजनीति करेगी। ये पार्टी इश्यूज को लेकर पब्लिक के दरमियान में जाएगी। उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जिन मसाइल से वो जूझ रहे हैं, उन मसाइल को, उन इश्यूज को सॉल्व करने के उन मुद्दे के साथ हम लक्ष्य के साथ इश्यूज की जैसे आपने बात की, तो हालात से मुसलमानों की हालत है कि हालात से समझौता तो हर रोज ही करते हैं। वो एक जख्म नहीं भरता कि 100 जख्म उभरते हैं। एजुकेशन है, आतंकवाद है, जस्टिस है, और भी ऐसे बहुत सी ऐसे इश्यूज हैं मुसलमानों के। तो आप खासतौर से आप मुसलमानों के सामने अपनी पार्टी को किस तरह से लेके जाना है? देखिए, पहली बात तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये पार्टी आम आदमी की पार्टी है।
और जितने मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, यानी दबे हुए, पिसे हुए, कुचले हुए और पॉलिटिकली अनएम्पावर्ड लोग जो हैं, जिनको जो महरूम है सियासत के अंदर, जिनको देश की दौलत में कोई हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, उनके इश्यूज को हम पहली प्रायोरिटी देंगे। उसमें यकीनन मुसलमान भी आते हैं, इसलिए हम महसूस करते हैं कि 65 सालों के अंदर हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ कोई वर्ग अगर है तो वो मुसलमान है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये हुकूमत की अपनी कायम करदा कमेटी, सच्चर कमेटी कह रही है। तो जाहिर बात है कि इसका मतलब ये हुआ कि जितने मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी के, जितने दबे हुए पिसे हुए लोग हैं, उनको ऊंचा करना, उनको उठाना, देश की दौलत में उनको भी, देश के विकास में उनको भी लाभ मिलना चाहिए, उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, ये हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। हम इसके लिए काम करेंगे। तो मुसलमानों की भागीदारी होनी चाहिए देश को चलाने में भी, देश की पॉलिसियां बनाने में भी, और देश के अंदर जितनी उन्नति और जितना विकास हो रहा है उसमें भी उनकी भागीदारी होनी चाहिए। ये हमारा लक्ष्य होगा। आपने सच्चर की बात की, इसी तरह से मुसलमानों के लिए रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट है, और भी बहुत सी रिपोर्टें बनी, और गवर्नमेंट चाहे वो एनडीए की हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, दोनों ने हमेशा जो है ये कोशिश की कि सेकुलरिज्म के नाम पे कभी कांग्रेस लूटती रही, कभी हिंदुत्व के नाम पे भाजपा ने लूटा है, और भी जो पार्टियां हैं, कोई समाजवाद के नाम पे, कोई सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे। तो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट है, आपकी पार्टी इसके मतलब पक्ष में है, और अगर पक्ष में है तो इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना अभी चाहेगी, और आगे उसका क्या प्लान रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि सच्चर कमेटी ने तो मुसलमानों के डिप्राइवेशन को फोकस किया है, मुसलमान किस सतह पर खड़ा हुआ है, और उसमें कोई खास रिकमेंडेशंस नहीं है। सच्चर कमेटी का जवाब है रंगनाथ मिश्रा कमीशन। रंगनाथ मिश्रा कमीशन गवर्नमेंट का अपॉइंटेड कमीशन है, और इस कमीशन में इस मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस साहब ने उसकी क़यादत की, और बाकी लोग भी जो है बहुत लीगल एक्सपर्ट्स मौजूद थे। इस कमेटी ने एक बहुत क्लियर कट रिकमेंडेशन किया। वो क्लियर कट रिकमेंडेशन नहीं था, उसने जो एनालिसिस की मुसलमानों की, उसमें उन्होंने मुसलमानों की महरूमी और मजलूमी और दबने और कुछ पिसने के जो वजूहात बताई हैं वो सब सीधे साफ है। लेकिन उसके बाद उन्होंने उसका समाधान के तौर पे, उसके हल के तौर पे जो चीज पेश की, वो पेश ये की कि मुसलमानों को एजुकेशन में और रोजगार में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हम ये समझते हैं कि ये रिकमेंडेशन बहुत साउंड रिकमेंडेशन है, ये बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस पर बेस्ड है, और ये बहुत मुनसिफाना और यानी कहना चाहिए जस्टिस पर मबनी उनका रिकमेंडेशन है। और मैं समझता हूं कि इन्होंने दो तरह के रिकमेंडेशन दिए। एक रिकमेंडेशन तो ये है कि साहब मुसलमानों को या यहाँ की माइनॉरिटीज को 15% रिजर्वेशन मिलना चाहिए टोटल, और 15% का 10% यानी 15% में से 5% अदर माइनॉरिटीज के लिए और 10% मुसलमानों के लिए मिलना चाहिए। और ये कहा कि अदर माइनॉरिटीज को जो 5% दिया जाएगा वो अगर फुलफिल ना हो तो वो भी ट्रांसफर कर दिया जाए। एक रिकमेंडेशन तो ये है। उसके बाद एक अल्टरनेटिव रिकमेंडेशन ये है कि अगर गवर्नमेंट के लिए ये चीज एक्सेप्टेबल ना हो तो फिर 8.4% जो हुआ है वो मिलना चाहिए माइनॉरिटीज को, जिसमें 6.2 मुसलमानों को और 2.2 जो है दूसरी माइनॉरिटीज को मिलना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत क्लियर रिकमेंडेशन है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और हमारी पार्टी अगर पावर में आती है तो हम इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि इस रिकमेंडेशन में एक बात और भी है, वो ये बात है, और जिसके लिए खास तौर से ये कमीशन बना था, और सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडिंग है कि जो दलित मुसलमान है, यानी ऐसे मुसलमान जो दलितों की तरह के पेशे करते हैं और दलित समाज से कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए हैं, उनको भी रिजर्वेशन का लाभ, SC ST रिजर्वेशन का लाभ उनको भी मिलना चाहिए। इस तरह की रिकमेंडेशन भी रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने की है। तो मैं समझता हूं कि आर्टिकल 341 के ऊपर जो जियो जारी किया था 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उस जियो को डिस्क्रिमिनेटरी कहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, और ये कहा है कि इसको वापस लेना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये रिकमेंडेशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मान लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करने में इस तरह से एक सेशन आता है फिर दूसरा सेशन आता है, इसको इतना डिले क्यों करती जा रही है? उसको आखिर क्या परेशानियां हैं कि वो उसको लागू नहीं कर रही है? गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस पार्टी की हो या किसी और सेकुलर पार्टी की हो, असल मसला माइंडसेट का है। माइंडसेट ये है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियां, सबकी सब सेकुलर पार्टियां जो मुसलमानों को वोटों से इलेक्ट होकर आती हैं, वो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनाए रखना चाहती है। उसको ये सूट करता है कि एक ऐसी दबी पिछली कुचली कौम रहे जो हमारे सामने हमेशा भीख का कटोरा सामने रखती रहे, एक का चंद पैसे डाल दें, उसकी जो स्थिति है, उसकी जो परिस्थितियां हैं वो खत्म ना होने पाए,
लेकिन वो हमारा वोट बैंक बना रहे और हमेशा हमारे दर पे खड़े रहे सवाली बनकर। ये इनका जो है एकमात्र लक्ष्य है और इसी वजह से ये कभी नहीं चाहती है कि पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली या आर्थिक तौर पर इनके अंदर विकास हो, ये एम्पावर्ड हो सकेगी ये कम्युनिटी। इसी वजह से कोई पार्टी चाहे कितने ही लंबे चौड़े वादे करे उसके अपने घोषणा पत्र के अंदर, लेकिन उसको नाफिज करने के लिए उसमें से कोई भी उसको वचनबद्ध नहीं है, कोई उसको दिलचस्पी नहीं है। आपने वोट बैंक की बात की कि किस तरह से ये वोट ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो है जो चीज के वादे करते हैं उसको पूरा नहीं करते। तो इंसाफ की जो बात है मुसलमानों को लेकर, आज जो सबसे ज्यादा जो बेचैनी है मुस्लिम तबके में वो है इंसाफ को लेकर। तो इंसाफ के लिए आपके पास क्या फार्मूला है कि इंसाफ, जो बच्चे बेगुनाह आज जेलों में हैं उनके कैरियर तबाह हो रहे हैं और जो सरकार है वो तमाशे देख रही है, तो फिर एक कोई मामला होता है, फिर उसके पीछे बच्चे बेगुनाह चले जाते हैं, फिर लंबे केसेस चलते रहते हैं। तो इंसाफ जो अहम मुद्दा है मुसलमानों के लिए खासतौर से, तो उस पे आपका क्या रोल रहेगा, वेलफेयर का और वेलफेयर पार्टी का भी? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, इंसाफ और ये आपके इनसिक्योरिटी का एहसास, ये दोनों को मैं अलग करके देखता हूँ। इंसाफ ये है कि देश के हर वर्ग को, जिसमें मुसलमान भी आते हैं, हर भाग में इंसाफ मिलना चाहिए। विकास में इंसाफ मिलना चाहिए, जुल्म ज्यादती अगर उनके खिलाफ हो तो उस पर इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन ये जो एक बड़ा प्रॉब्लम मुसलमानों के साथ में, जान माल से बड़ा प्रॉब्लम जो खड़ा हुआ है, वो इस वक्त में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ है, इनसिक्योरिटी का एहसास है। और उसकी वजह यह है कि आतंकवाद के नाम पर सेंटर में जितनी भी सरकार आई है एनडीए के बाद से अब तक, और राज्यों में जो सरकारें हैं, उन्होंने पूरी कोशिश इस बात की कि आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को, उनके बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जाए और एक ऐसी फिजा बनाई जाए कि मुसलमान आतंकवाद की तरफ जा रहा है। यानी हम इसको ये कहते हैं, और मुझे कहने में कोई तकल्लुफ नहीं है, और मैंने ये बात सिर्फ इसमें नहीं बल्कि जितने एनडीए में और यूपीए के जितने मिनिस्टर रहे उनके सामने भी कही है, और अभी 2-3 दिन पहले शिंदे साहब के सामने गुफ्तगू हो रही थी और उससे पहले चिदंबरम साहब से बात हुई थी। मैंने कहा कि हम इसे स्टेट टेररिज्म से ताबीर करते हैं। ये मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है बेगुनाह मुसलमानों के, इसलिए कि ये बात साफ है कि भाई अदालत से 10 साल के बाद ही सही, 5 साल के बाद ही सही, वो बेगुनाह इक्वटर ले जाता है, उनकी बेगुनाही साबित हो जाती है। इसका मतलब है कि आपने उनको फंसाया। अगर उनको फंसाया और वो बेगुनाह थे तो इसका मतलब आपने किसी को बचाया। जो असल करने वाले लोग थे, जिन्होंने ये काम अंजाम दिया है, उनको आपने बचाया है। तो हमारा मानना ये है कि एक तो ये कि ये 2 तरह का जुल्म हो रहा है। एक जुल्म तो मुसलमानों के साथ में हो रहा है और एक दूसरा जुल्म देश के साथ में हो रहा है। आप देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं कि जो असल टेररिस्ट है, जिन्होंने देश के अंदर देश की इंटीग्रिटी पर और देश की जो सालमियत है उस पे, उसकी सिक्योरिटी पर सवाल खड़ा कर दिया लाकर, उन लोगों को आप सेव कर रहे हैं। तो हमारा मानना ये है कि अगर कोई आदमी एक्विटल होता है तो उसको एक तो उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, और फिर जिन्होंने उनको फंसाया था उसके खिलाफ उन्हीं धाराओं के तहत में कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए जब तक ऐसा नहीं करेंगे आप, उस वक्त तक के ये जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है या हमारी पुलिस है, उसकी ये नाइंसाफियां खत्म होने वाली नहीं। एक और बात मुझे कहना है इस मौके पर कि खुद ये हुकूमत और इससे पहले आजानी करकरे ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था एटीएस महाराष्ट्र में, और उसके बाद स्वामी असीमानंद जो कन्फेशन किया है, इन सब के बुनियाद पर यह बात साबित हो गई है कि हमारे देश में जो आतंकवाद हो रहा है वो कौन कर रहा है। आप ये मानते हैं, सरकार ये मानती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि समझौता एक्सप्रेस, अजमेर शरीफ की दरगाह, मक्का मस्जिद और मालेगांव, ये हिंदुत्व एलिमेंट या सैफरान ब्रिगेड के खाते में ये बात जा रही है। तो सवाल ही पैदा होता है कि एक केस के, एक आतंकवादी घटना के अक्यूज्ड आ गए सामने, उन्होंने कबूल कर लिया, कन्फेस कर लिया, चार्जशीट उनके खिलाफ तैयार हो गई, तो जो पहले लोग इन धाराओं में गिरफ्तार हुए थे, जिन पर ये लगा था, उन पर से वो धाराएं खत्म होकर हुकूमत को मुकदमा वापस लेना चाहिए। इसलिए कि एक ही केस के, एक ही जुर्म के 2 मुजरिम नहीं हो सकते हैं, और दोनों अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ में नहीं जुड़ सकते इस मामले में। तो हमारा मानना यह है कि सरकार के सामने जब हिंदुत्व टेररिज्म बेनकाब हो गया, तो उसे उन मामलात में जितने मुस्लिम बच्चे गिरफ्तार उन सबको वो करना चाहिए। और उसके साथ साथ एक बात और साफ है, हमारा मुतालबा ये है, वेलफेयर पार्टी की तरफ से हमने भी चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने सेंट्रल गवर्नमेंट सामने ये बात रखी कि साहब हम ये चाहते हैं कि जितनी बड़ी आतंकवादी घटनाएं देश में हुई हैं, उन सब पर एक हाई लेवल कमीशन अपॉइंट किया जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है
उसकी फाइंडिंग को देश के सामने रखे और उस पर एक व्हाइट पेपर जारी करे। देश को ये जानने का हक है कि हमारी देश की सुरक्षा और उसकी सलामती के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है उसके पीछे कौन से अनासिर कारफरमा है। पाकिस्तान है तो वो सामने आना चाहिए, इसराइल है तो वो सामने आना चाहिए, हमारे देश के अंदर कैसे काली भीड़ है तो वो सामने आनी चाहिए। लेकिन देश को ये जानने का हक हासिल है, जानने का हक है कि साहब वो कौन लोग हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं। जी, गृह मंत्री ने जो बात कही है भगवा आतंकवाद को लेकर, तो क्या आप उनसे दरख्वास्त करेंगे कि करे जैसे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाए? अगर वो जानते हैं, उनके पास ये रिपोर्ट्स हैं, तो क्यों ना ऐसे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाए आपकी तरफ से? देखिए, बात नहीं है हमारी, तो 1-to-1 गुफ्तगू हुई है चिदम्बरम साहब से भी और अभी शिंदे साहब से भी, और हमने शिंदे साहब को जहां मुबारकबाद दी कि आपने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है जयपुर के अंदर, लेकिन हमने कहा कि अब देश की जनता इस स्टेटमेंट तक बात नहीं करने वाली है। वो आपके बयानबाजियों से मुतमईन नहीं है, वो तो देखना चाहती है कि आप कर क्या रहे हैं इसको रोकने के लिए। अगर आपने कहा है कि इसके अंदर हिंदुत्व आतंकवादी गिरफ्तार है, सैफरान ब्रिगेड है, आपने आरएसएस का और बीजेपी का नाम लिया है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि कितने लोगों का गिरफ्तार करने जा रहे हैं। स्वामी असीमानंद की चार्जशीट में जिन लोगों का नाम है, आरएसएस का इंद्रेश कुमार का नाम है, इंद्रेश कुमार और ये सब लोग आजाद घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जब हमने होम मिनिस्टर से ये बात कही तो होम मिनिस्टर ने हमने कहा कि हम वो फरार है, आप हमें बताइए, हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। वो आदमी हर जगह घूम रहा है, प्रोग्रामों को संबोधित कर रहा है, और आप कहते हैं वो फरार है, आप उनको गिरफ्तार नहीं करते हैं, और शक के बुनियाद पर मुसलमान बच्चों को गिरफ्तार कर लेते हैं। वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, तो सेक्युलरिज्म के नाम पे जो वोट मांग रहे हैं, तो शायद उनको आपके आने से उनको झटका लगेगा, और लोगों में भी आपको ये विश्वास पैदा करना होगा कि आप वोट काटने के लिए नहीं आए। तो आप ये जनता के बीच में खासतौर से पिछड़ी जाति के हैं, मुसलमान हैं, और भी ओबीसी वर्ग है, दलित हैं, तो इनके बीच में आप ये कैसा विश्वास पैदा करेंगे कि हम वोट काटने के लिए नहीं आए, बल्कि हम एक नई पार्टी, नया विकल्प देने आए हैं? पहली बात तो ये कि हम ये साबित करेंगे देश की जनता के सामने कि ये जितनी पार्टियां हैं उनके अंदर विचारधारा का जो ढकोसला है वो सही नहीं है। तमाम पार्टियों की विचार, उनकी आइडियोलॉजी, उनके जो गोल्स हैं, उनके जो टारगेट्स हैं, वो सब कॉमन है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, दोनों की दोनों पार्टियां, आर्थिक पॉलिसी को देख लीजिए आप, दोनों में कोई फर्क नहीं है। फॉरेन पॉलिसी को देख लीजिए आप, कोई फर्क